हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर रेमेडियल क्लास के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो रेमेडियल क्लास में आप लोगों की बुक प्रोवाइड की गई है उसका A to Z सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये सत्र 2025-26 का है और आज की वीडियो कक्षा 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम कक्षा 9th के निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल जो अभ्यास पुस्तिका दी गई है उसके प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को कवर करवा दिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन कि हमको कहाँ से शुरुआत करनी है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करवा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग आए थे लघुत्तरी प्रश्न के ऊपर। तो वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि जब भी इस प्रकार की एजुकेशन वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों के पास गिवन है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई दो कारण लिखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। पहला कारण ये होता है कि जब कन्याकुमारी, ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कन्याकुमारी। पहला कारण ये है कि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है, जहाँ पर वर्ष भर सूर्य सिर के ऊपर चमकता रहता है, जिससे दिन और रात का अंतराल लगभग बराबर रहता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कन्याकुमारी ये जस्ट भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है और जहाँ वर्ष भर सूर्य के सिर के ऊपर चमकता रहता है, सूर्य सिर के ऊपर चमकते रहता है, जिससे दिन और रात का अंतराल लगभग बराबर रहता है। ठीक है। दूसरा, भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। जो कश्मीर होता है ये भूमध्य रेखा के दूर स्थित है, ठीक है, इसीलिए इसके दिन और रात में बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है, दो चीज़ें समझ में आ गई कि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के पास स्थित है और यहाँ पर जो कश्मीर होता है ये भूमध्य रेखा के दूर स्थित है, जिसके कारण इनके दिन और रात में की अवधि में अंतर होता है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है बेटा, सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार के महत्व को लिखिए। तो आपको पता है कि अगर सुएज नहर की बात करते हैं तो जो सुएज नहर बना है, सुएज नहर के बनने से यूरोप और जो सुदूर पूर्व के देश होते हैं उनके बीच की लगभग दूरी घट गई है। ठीक है, यूरोप और बाकी जो देश हैं उनके बीच की दूरी कैसी हो गई है ना, जिसको हम बोलना चाहिए सुदूर पूर्व देश। सुदूर पूर्व देश की दूरी घट गई है, लगभग मैंने बताया था आप लोगों को 7,000 किलोमीटर की दूरी घट गई है ना। तो बस यही व्यापार का महत्व है कि इस नहर के कारण ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापार के संबंध सबसे ज़्यादा और गहरे हो गए हैं। ठीक है, यही महत्व है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भुवन पोर्टल के बारे में बता दूं बेटा कि भुवन पोर्टल एक प्रकार का स्कूल भुवन एक पोर्टल है, ठीक है, जो देश के प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, देश के प्राकृतिक संसाधन और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों को जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, याद रहेगा कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है, ये भी आपको याद रखना है। मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है कौन? भुवन पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखिए। तो पहली बात, भारत की जलवायु पर अपने को कर्क रेखा के प्रभाव को देखना है। तो कर्क रेखा के उत्तर के जो भाग होते बेटा, उसकी जो जलवायु उष्णकटिबंधीय, मान लो ये कर्क रेखा है तो इसका उत्तर का भाग, इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है।
उष्णकटिबंधीय होती है, ठीक है। और थार का जो मरुस्थल होता है ग्रीष्म ऋतु में तृप्त होकर एक निम्न वायुदाब केंद्र बनाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के हवाओं को आकृष्ट करता है और जिसके कारण पूरे भारत में वर्षा होती है, ठीक है। याद रखना है। मैंने को जो बोला इसको फिर से आप लोग सुन लीजिएगा कि कर्क रेखा उत्तर स्थित भागों तक उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तृप्त होकर एक निम्न वायुदाब बनाता है, ठीक, जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को आकृष्ट करता है और जिससे पूरे भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए जाती बेटा क्योंकि भूमि का एक बड़ा टुकड़ा का विभाजन करता है। भारत एक भूमि का बड़ा टुकड़ा का क्या करता है? विभाजन करता है। इसलिए उसे अपन किस रूप में जाना जाता है? उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत ऐतिहासिक रूप से एक महाद्वीप हुआ करता था पहले, है ना। लेकिन ऐसा है बाद में भूमि के निरंतर आंदोलन होते रहे, महाद्वीप के भाव के कारण एशिया का एक हिस्सा बन गया। जमीन का कोई भी टुकड़ा जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है उसे महाद्वीप का उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। उपमहाद्वीप की परिभाषा है ये, ठीक है। बस इसीलिए हम इसको एक किसकी उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के लाभ ये बेटा कि जो भारत होता है, भारत ये हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति रखता है। किसमें केंद्रीय स्थिति रखता है? हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति रखता है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, ठीक है। क्लियर है? ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके 3 लाभ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला लाभ ये है बेटा कि हिंद महासागर जो होता है एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीप को जोड़ता है। एशिया, यूरोप और क्या? अफ्रीका, ये तीनों महाद्वीप को जोड़ता है। ये पहला कारण है, ठीक। दूसरा, भारत का लगभग 78% व्यापार, कितने परसेंट व्यापार? 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये हिंद महासागर से ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका दूसरा लाभ ये है, ठीक है। हिंद महासागर के केंद्रीय भारत में केंद्रीय स्थिति होने के एशिया, यूरोप, अफ्रीका से क्या काम करता है? महाद्वीप को जोड़ता है, जिसके कारण इसका व्यापार में एक विशेष महत्व है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 78% व्यापार यहीं से होता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ हिंद महासागर की, तो भारत के संसाधन की भी एक बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है। संसाधन की बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 7 के बारे में बात करते बेटा। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? 3 बिंदु से स्पष्ट कीजिए। तो भारत में मानक समय की आवश्यकता इसलिए बेटा, पहली बात, मानक समय देश के विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। ये लिखना है आपको। जो मानक समय है ये देश के विस्तृत भूभाग, देश के विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। लोगों के व्यवहार के लिए कैसा होता है? स्वीकृत होता है, ठीक है। दूसरी बात कि जो अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य समय के अंतर को समाप्त करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लिख लेना है, अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य समय के अंतर को समाप्त करने के लिए है ना, इसकी आवश्यकता होती है। एंड स्थानीय जो समय होता है, तीसरा, समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ों को देख लिया, ठीक। चलिए, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में भारत का भौतिक स्वरूप को लेकर आएंगे,
ठीक है, तो आज की वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे। ओके, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।